चलो स्टार्ट किया जाए। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है। आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समान आपको बताना है यहाँ पर कि आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है अर्थात कह सकते हैं। जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। चलिए वन का ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, कह रहे हैं संबंध होता है। क्यों संबंध कैसे होगा? आशा में तीत और संबंध में होता है काकी के, तो संबंध तो आपका नहीं हो सकता है भाई। संबंध तो भाई आपको यहाँ पर गलत हो गया है। अब बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आशा तीत मतलब हो जाता है यहाँ पर आशा में तीत, मतलब इस प्रकार से कह सकते हैं आशा का तीत। यहाँ पर अपादान आपका याद रखिए, इसका जो ऑप्शन है वो आपका है कौन सा, अपादान। यहाँ पर आपका है आशा तीत में अपादान, जो कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। याद रखिए इसमें पंचमी आपका विभक्ति हुई है, इसमें से अपादान तत्पुरुष। कुछ हजम नहीं हो रहा है हमें तो, क्यों भाई? यहाँ पर ये होगा आशा से अतीत। क्या आशा से अतीत हो जाएगा? जैसे क्या होता है कोई आशा है और अतीत मतलब बहुत पीछे हो गए, तो ये क्या क्या कर सकते हैं कि एक बहुत दूरियों की बात कर रहा है, अर्थात एक अलगाव की बात कर रहा है। ठीक है, आशा और अतीत, अतीत मतलब बहुत पीछे चले गए, तो इसका मतलब बहुत दूरी का संबंध, एक प्रकार से अलग का संबंध हो गया। इस कारण से यहाँ पर अपादान कारक आपका बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, आशा से अतीत। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि कंकर पत्थर में प्रयुक्त समास बताना है। कंकर पत्थर में समास इनमें से क्या हो जाएगा? कंकर पत्थर मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कंकड़ और पत्थर, मतलब द्वंद्व समास। जिसका भी आंसर आया बिल्कुल राइट हो जाएगा, द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके बीच में या तो मान लो या लगा हो, या तो मान लीजिए एवं लगा हो, ठीक है, या और लगा हो, अथवा लगा हो, है ना। विग्रह करने पर अगर ये मिलते हैं तो समझो हमेशा यही मिलेगा। जैसे नदी और नाले, क्या होता है नदी नाले देश विदेश, है ना। ये तो आपका हो जाएगा कौन सा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है। दर्प का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए दर्प मतलब होता है अहंकार। याद रखिए हमने आपको पढ़ाया है, कई बार पढ़ाया है। दर्प मतलब होता है अहंकार होता है। अहंकार जिसे बोलते हैं ना, घमंड है या अभिमान है ना, ये बोलते हैं, या हम लोग छोटी भाषा में मद भी बोल देते हैं, इसे मद भी बोल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका कौन सा है? पक्षी का पर्यायवाची। जितने भी शेर शेरनी जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, देख लीजिए। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए सभी लोग भाई, जितने लोग जुड़े हैं। ठीक है, इसके बाद आप कह सकते हैं कि आप लोग कमेंट करते रहिए। चलिए पक्षी शब्द का पर्यायवाची दिया गया है 4 नंबर में, क्या हो जाएगा? तो पक्षी का होता है द्विज, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर बिल्कुल सही है। पक्षी को हम लोग विहग भी कहते हैं, क्या विहग, या विहंग कह सकते हैं, खग कह सकते हैं, पखेरु कह सकते हैं, या परिंदा कह सकते हैं, या पतंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर बने आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है धूमिल शब्द का विपरीत क्या होता है? धूमिल का विपरीत पूछा गया है। धूमिल का विपरीत इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखो धूमिल मतलब जो भद्दा कलर आपका हो गया, तो धुंधला बिल्कुल कह सकते हैं, तो इसी का हो जाएगा उज्जवल। इसका ऑप्शन मैंने आपका बी नंबर। यहाँ पर धूमिल का हो जाएगा जो विपरीत, वो आपका उज्जवल हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम आपका है। ऐहिक का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? ऐहिक का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बोलते हैं ऐहिक मतलब पारलौकिक हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? पारलौकिक, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ऐहिक का विलोम शब्द इनमें से क्या होगा? तो पारलौकिक आपका हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर हम आपसे बात करें यहाँ पर जो आपका भौतिक होता है, तो भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होता है। भौतिक का क्या होता है? आध्यात्मिक होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे खाट का तत्सम क्या होता है? खाट का तत्सम, खाट का तत्सम खटवा होता है। क्या खटवा? कौन सा भाई? यहाँ पर ये वाला बनेगा, खाट का तत्सम खटवा होता है। ऑप्शन बने आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? यहाँ पर जवाब देना है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए पनही का तत्सम होता है उपना होता है, उपाना दिया गया है। पनही शब्द का होता है उपाना। ठीक है, क्या दिया है? उपाना होता है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर बनेगा। इसे उपना शब्द कैसे शायद ऐसे लिखा मिलता है, तो आपका आंसर यहाँ पर कौन हो जाएगा? आपका डी नंबर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मदोन्मत्त का संधिविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा? मदोन्मत्त का संधिविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा 9 नंबर में। तो देखो इसे तोड़िए सबसे पहले, जब इसे आप तोड़ेंगे तो एक सबसे पहले निकलेगा मद। क्या निकलेगा? मद, इसका निकल के आएगा। और इसके बाद निकलेगा उन्मत्त। क्या निकलेगा? उन्मत्त। कौन सा? ये ऑप्शन इसका सी नंबर बनेगा, मद धन उन्मत्त। इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है ओ की मात्रा लगी है, इसका मतलब गुण संधि आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी संधि है वो आपकी गुण संधि है। ठीक है, अगला बताइए। क्वेश्चन दिया है सज्जन का संविच्छेद। सभी लोग जवाब दीजिए भाई, सभी लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर शायद लग रहा है कि क्वेश्चन सिर्फ देख रहे हैं, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। कह रहे हैं सज्जन का, तो हमने बताया था जब डबल जा होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है, रूल के अकॉर्डिंग आपका ता हो जाता है। तो सत्य धन जन मतलब कौन सा? आंसर आपका बनेगा बी नंबर, सत्य धन जन हो जाएगा। जैसे होता है जगत जननी, है ना, बोलते हैं ना जगत जननी जगत जननी, और एक होता है विसत जाल विसत जाल, तो वही आपका आंसर यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए शब्द क्या होता है? जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या कहा जाता है 11 नंबर में? तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर कौन सा भी। चलिए कुछ लोग तो जवाब यहाँ पर यार ए दिए थे, ए नहीं होगा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे बोलेंगे क्या? अप्रमाणित होगा या अप्रमेय होता है? बताइए भाई। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द, तो देखिए भाई इसका राइट आंसर आपका बनेगा वो अप्रमेय। कौन सा भाई? यहाँ पर जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर अप्रमाणित लगाते हैं तो देखो यहाँ होता है जो प्रमाणित ना हो, जो प्रमाणित ना हो उसे अप्रमाणित कहते हैं। ठीक है ना, जिसका कोई प्रमाण ना हो, जिसका कोई प्रमाण ना हो उसे अप्रमाणित कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो अप्रमेय दिया गया है कौन सा? सी वाला।
यहाँ पर जो सी वाला ही आपका इसका राइट हो जाएगा भाई, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया सके उसे अप्रमेय यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। कह रहा है जो तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे, तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तर्क के द्वारा जो माना गया है उसे कहेंगे तर्क सम्मत। क्या, क्योंकि माना गया इसका सम्मति हुई है सबकी, तो तर्क के द्वारा जो माना गया है उसे तर्क सम्मत कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सम्मत है, और ये तर्क संगत क्या होता है, तर्क संगत क्या होता है, जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो, या देखिए इसे क्या कहेंगे, जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो। ठीक है, सही सिद्ध हो उसे हम लोग बोलते हैं तर्क संगत कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा भाई, अंगारों पर पैर रखना मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोखिम मोल लेना, ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर, जोखिम मोल लेना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई, बिल्ली के घंटे में आपको बांधना है क्या, घंटी, तो आप बताइए, अपने कहानी सुना होगा चूहा और बिल्ली वाली, है ना, मतलब अपने को संकट में डालना, तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर, अपने को संकट में डालना, सी नंबर इसका राइट बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना है, अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना है, यहाँ पर 15 का जवाब दिएगा। तो देखो दिया गया है, हमें किसी से कुछ नहीं कहना है, चलिए अच्छी बात है, मुझे वही सामान लेना है, कल तुमको कहां जाना है। देखिए 15 के ऑप्शन सी वाले में थोड़ा सा कुछ ना कुछ आपको दिक्कत लग रहा होगा बोलने में, कि कल तुमको कहां जाना है, क्या अच्छा लग रहा है क्या बोलने में। यहां पर अगर ये बोल दिया है तुमको के स्थान पर तुम्हें अगर बोल दिया जाए कि कल तुम्हें कहां जाना है, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, है ना, मतलब यहां पर जो आंसर आपका सी नंबर इसका कह सकते हैं कि अशुद्ध वाक्य था। ठीक है, क्लियर है, तुम्हें कर दी तो आपका जवाब सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और भी आपका है, क्या गलती है कि प्रश्नवाचक की जगह यहाँ पर देखो कहां है और कहां की जगह आपको प्रश्नवाचक का चिन्ह भी लगा होना चाहिए, दोनों चीज होना चाहिए ना, तो दो चीज इसमें गलती थी, एक तो तुम्हें गलती थी और एक आपका गलती थी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है, यहां पर 16 नंबर में शुद्ध वाक्य करिएगा। चलिए, कह रहे हैं हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिली, मृत्युदंड की सजा मिली, तो मृत्युदंड मिल गया है तो सजा लगाने की जरूरत नहीं थी, सजा लगाने की जरूरत नहीं थी, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। हत्यारे को मृत्युदंड मिला, ठीक है ना, क्योंकि मृत्युदंड क्या होता है, एक सजा ही होती है, तो सजा लगाने की जरूरत नहीं थी, तो आंसर आपका डी यहां पर राइट हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन हमने पढ़ाया है, आप लोग तो देखकर इसको जवाब दे दोगे तुरंत। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द की पहचान करना है। तो देखिए भाई, यहाँ पर वचन, हानि, प्यास और बचत, वचन कैसी है, ये कैसा है, वचन कैसा है आपने, तो वचन जो आपका है ये आपका हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। देखिए हानि कैसी है, प्यास कैसी है, बचत कैसी है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो जो वचन है वो कैसे होंगे, पुल्लिंग बनेंगे, तो आंसर बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है, बताइए। मतलब इसका मतलब ये है कि आपको बहुवचन ढूंढना है, बहुवचन होगा तो उसी तो एक वचन बनेगा, तो चलिए कौन सा हो सकता है तो मिठाई का बहुवचन होता है मिठाइयां, अर्थात मिठाइयां का जो एक वचन है वो आपका मिठाई बन जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि रेखांकित पद का कारक पहचान सही करना है आपको, कह रहा है मित्र को, यहाँ पर 19 नंबर में कह रहा है मित्र को, आप बताइए यहाँ पर कौन सा आपका कारक दिया गया है, कर्ता, संबंध, कर्म या संप्रदान, क्या बन सकता है 19 नंबर में। तो कह रहा है आपसे दो, देने की बात की क्या है ना, उसने अपने मित्र को पुस्तक दी, और देने की जब बात करें हमने बताया था कि आपको हमेशा क्या होता है, संप्रदान ही होता है, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। राजा भिक्षुक को दान देता है ना, या किसी को देता है तो देने वाली बात होता है, कम्बल देता है, कुछ देता है, तो वहां पर आपका क्या होता है, संप्रदान होता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है, अशुद्ध वर्तनी यहां पर कौन सी हो जाएगी। चलिए यहां पर देखो दिया गया उल्लंघन जो कि सही दिया है, मनोरथ सही दिया है, वत्सल सही दिया है, यहां पर उज्जवल जो दिया गया है गलती है, क्योंकि उज्जवल में हमने बताया था कि आधा जा होगा, एक आधा जब ही होगा, फिर इसके बाद हुआ के साथ इस प्रकार से होता है, मतलब इस प्रकार से आपका सही जवाब इस प्रकार होना चाहिए था, इस कारण से गलती क्या है आपके सी नंबर में गलती हो गई है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, बहिष्कार होता है या बहिष्कार होता है, बताइए भाई। यहां पर जो आपका आंसर होगा 21 नंबर में क्या हो जाएगा, चलिए बहिष्कार, बहिष्कार जो कि ऑप्शन सी वाला देखिए, यहां पर जो बहिष्कार होता है वो इस प्रकार से सही लिखा जाता है, मतलब हा में जो मात्रा होती है छोटी एक की मात्रा होती है। अगला है जल, प्राण, पुत्र की शब्द का अनेकार्थी है, जल, प्राण और पुत्र किसके अनेकार्थी हो सकते हैं, औषधि के, सार के, तत्व के और जीवन के। 22 का जवाब दीजिए। तो जीवन के लिए जल जरूरी है, जीवन के लिए प्राण जरूरी है, और जीवन आपका पुत्र, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। नोट करिएगा कि यहाँ पर जो जीवन के पर्यायवाची होते हैं अर्थात अनेकार्थी होते हैं, अनेक अर्थ हो सकते हैं, जल हो जाएगा, प्राण हो जाएगा, पुत्र भी हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है यहाँ पर गद्यांश दिया गया है किसके बारे में, तो आपके ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना, ये चिड़िया भी इसी प्रकार से होते हैं, कीड़े मकोड़े भी ये प्रक्रिया होती है, उसी के बारे में दिया है, बहुत चीजें हमने आपको बताया था। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है विनिमय का अर्थ इनमें से क्या होता है, विनिमय का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। तो विनिमय मतलब क्या होता है, लेना और देना, ये तो बात होती है ना, लेना और देना होता है, तो लेना देना यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा ये बताइए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 24, हम सांस के साथ क्या करते हैं, हम सांस के साथ क्या करते हैं, तो बिना आप गद्यांश पढ़कर ही बता सकते हैं, क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं,
तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो सिंपल सी बात, ये भी आपका सही हो गया। अगला एक और बता दीजिएगा कि ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है। मतलब ये कह सकते हैं जिस प्रकार से मानव यहाँ पर करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वैसे अधिकतर जो जीव होते हैं ऐसे ही होते हैं। तो इस प्रकार से बिना गद्यांश को पढ़े हुए आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, क्योंकि आप बहुत होशियार हैं। कितने, मतलब आप बहुत होशियार हैं, हद से ज्यादा होशियार हैं। ये समझो कि बस आपको जरूरत है क्या, एक जॉब की जरूरत है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आइए, क्वेश्चन दिया गया है आप लोग मुस्कुरा बहुत जल्दी देते हो हमारी छोटी सी बात पर। चलिए यहाँ पर दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से सभी नामों से जाना जाता है इसके अलावा। अर्थात यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, आपके चाणक्य थे। चाणक्य के नाम से जानते हैं इनको, और किस नाम से जानते हो भाई, चाणक्य के नाम से भी जानते हो, और आपके कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, और किस नाम से, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर समुद्रगुप्त के नाम से नहीं जानते हैं। मतलब आपका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, समुद्रगुप्त के नाम से इनको नहीं जानते हैं। तो भाई याद रखिए, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक सलाहकार भी थे, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है। अच्छा, ये समुद्रगुप्त कौन है, समुद्रगुप्त ये गुप्त साम्राज्य के थे और महान शासक थे, इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, योग दर्शन के प्रवर्तक इनमें से कौन हो जाएंगे। 52 का ऑप्शन दिएगा। तो देखो हमने बताया था जो महर्षि पतंजलि है, कौन, महर्षि जो पतंजलि है योग दर्शन के प्रवर्तक थे। 62 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 52 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था वो आपका हुआ था क्या है आपका, गोनारच, मतलब गोनिया में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे। देखिए इस क्वेश्चन को हिस्ट्री वाले क्वेश्चन में पढ़ाया था, आपको याद अगर आया हो कि अगर हिस्ट्री क्लास लेते हैं तो हमने बताया था हिस्ट्री क्लास लेते रहिए, लगभग सब कुछ वही मिल जाएगा। यहाँ पर बताइए कि राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता इनमें से कौन थे। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया था। यहाँ पर राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, राजा राम मोहन राय भारतीय सुधारों में एक आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे, है ना। ये मानवतावादी थे और इनकी विश्व बंधुत्व की भावना बहुत ही ज्यादा थी। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया। सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा, याद रखिएगा, हम जो पढ़ा देंगे सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलने की संभावनाएं होंगी। यहां पर बताइए लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब्जे में जो लिया वो कब कब्जे में लिया, 54 नंबर में। तो 54 का ऑप्शन हो जाए बी नंबर, आपके 1856, क्या 1856 इसका ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर। अच्छा, अगर 57 में लिए होते तो युद्ध कब होता, अभी बताइए, अगर 57 में लिए होते तो फिर जो युद्ध हुआ था 1857 का वो भी कब होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो यहाँ पर आंसर आया दयानंद सरस्वती, मतलब आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर दयानंद सरस्वती, मतलब ऑप्शन आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने किया था। और कब किया था, तो ये भी याद रखिएगा कि 1875, क्या 1875 में मुंबई में किया था। कहां पर, मुंबई में किया था। बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा आपसे चिल्का झील स्थित है, चिल्का झील स्थित है यहाँ पर बताइएगा। हमने आपको बताया था कि सबसे पहले जो आपका आर्द्र भूमि में शामिल किया गया था चिल्का झील को शामिल किया गया था, और एक राजस्थान में एक झील है उसको शामिल किया गया था भारत में, है ना। तो देखो यहाँ पर चिल्का झील आपके कहां पर है, उड़ीसा में है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। और ये कैसे पानी की झील है, तो खारे पानी की झील है, याद रखिए, अर्थात जिसे लैगून झील कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण से उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होते हैं उनका उत्पत्ति स्थल बताइए क्या हो जाएगा। मतलब पश्चिमी विक्षोभ के कारण जब उत्तर पश्चिम भारत में क्या होती है, बारिश होती है, तो ये जो मानसून आता है कहां से आता है ये बताइए। तो ये मानसून जो आपका आता है ये कहां से आता है, ये भूमध्य सागर से आता है, भूमध्य सागर से होता है, याद रखिए, भूमध्य सागर से होते हुए ये आपको आता है। 4 स्थितियों में आपके पहुंचता है आपके भारत में, जिसका आंसर बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि ग्रीनलैंड कहां पर स्थित है, ग्रीनलैंड कहां पर स्थित है भाई। ग्रीनलैंड ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखिए सबसे पहली बात कि ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और ये उत्तर अमेरिका और यूरोप के बीच एक अटलांटिक महासागर में स्थित है। मतलब ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई। अरे फिर से पढ़िए क्वेश्चन, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को कहते हैं। यहाँ पर इसका आंसर बिना इसे फाना कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, नया क्वेश्चन इसे नोट करिए, फाना कहते हैं, फाना। और किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति समूह क्या कहते हैं। अगर वनस्पति समूह होता तो उसे फ्लोरा कह देते, क्या, अगर यहाँ पर पशु साम्राज्य तो उसे फाना कहते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर वनस्पतियों का अगर एक समूह हो तो उसे फ्लोरा कहते हैं। ठीक है, वनस्पतियां अगर होता तो उसे फ्लोरा कह देते हैं। तो इस क्वेश्चन को नोट करिएगा, नया क्वेश्चन आपको मिल गया है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। 60 का आंसर हो जाए डी नंबर, यांगसे। कौन सी भाई, तो आपकी यांगसे नदी है, यांगसे नदी। और इसी नदी किनारे अनेक सभ्यताओं का जन्म हुआ है, इसलिए सभ्यता का पालना घर कहा जाता है, याद रखिए, इसे सभ्यता का पालना घर कहा जाता है। किसे, ये जो यांगसे नदी है इसे सभ्यता का पालना घर कहा जाता है, याद रखिए। यह नदी उत्तरी संघाई में बहती है, कहां, उत्तरी संघाई में यह बहती है, और चीन की सबसे बड़ी नदी भी है, याद रखिए, चीन की सबसे बड़ी नदी भी है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन होता है चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी है हुआंगहो नदी। कौन सी, हुआंगहो नदी, जिसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो 2 नदियां हैं जो कि चीन के बारे में आपसे पूछेगा ज्यादा से ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर आपका नहीं है।
तो देखिए भाई, पता होगा कि भारत में ग्राम सुशासन की दिशा के अनुपालन किए गए और यहाँ पर 73वां संशोधन किया गया। 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो आपको पता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये तो होते हैं ना, मतलब आपका जो आंसर 61 में क्या हो जाएगा, नगर परिषद, ये आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष में से कौन थे? सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे और जो लोग बाद में जुड़े हैं भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने लाइक नहीं किया है एक बार देख लीजिएगा, अगर लाइक शेयर नहीं किया भाई लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? 62 नंबर में, 62 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। याद रखिएगा कि जो उद्घाटन, ये देखो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, या बोलेगा कि संविधान के उद्घाटन सभा के उद्घाटन में भी आपके कौन थे? इन्हीं को आ जाएगा ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मतलब ऑप्शन जो आपका बी नंबर। कब हुआ था उद्घाटन? संविधान सभा का उद्घाटन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था भाई? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसकी पहली बैठक है, तो भाई उसका उद्घाटन भी बोल दिया जाएगा। जिसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। और इसके 2 दिन बाद अर्थात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सभापति निर्वाचित कर लिया गया था। क्लियर हो गया है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? चलिए, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई, क्या हो सकता है? चलिए, यहां पर जवाब आ रहा है 1 रुपए में, मतलब 63 का ऑप्शन सी हो जाएगा, वित्त मंत्री हो जाएगा। चलिए भाई, हमने वित्त मंत्री नहीं पढ़ा, आप बताइए वित्त सचिव होते हैं या वित्त मंत्री होते हैं? कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। चलिए, 1 रुपए के नोटों का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जिस पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। और समझेगा आपका बी नंबर हो जाएगा कि वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। याद रखिएगा। हाँ, अगर 1 रुपए के ज्यादा बड़े नोट हैं तब ये भारतीय रिजर्व बैंक के क्या होते हैं? सिग्नेचर होते हैं। तो आंसर क्या बनेगा? यहां पर आंसर बी हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या का घनत्व जो सबसे कम है वो आपके कहां पर है? 64 नंबर में। तो देखिए भाई, अरुणाचल प्रदेश में हमने बताया था कि यहां पर लगभग देखा जाए तो 17 लोग निवास करते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये औसत निकाला जाता है, याद रखिए औसत निकाला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि 2 व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल स्तर क्या होता है? अगर 2 हैं और अगर आपस में बात कर रहे हैं, साधारण बात जिसे बोला जाता है कि साधारण बातचीत कर रहे हैं, तो डेसिबल होता है 30 से 40 डेसिबल। कितना? 30 से 40 डेसिबल होता है। तो 65 का ऑप्शन, हाँ सी नंबर आपका हो जाएगा। देखो 30 से 40 होता है तो ये आपको मिल गया है। अच्छा, अगर जोर से बात करें, मान लो चिल्ला के पड़ोसी आपसे बात करने लगे, मान लो अगर आपकी और आपकी बीवी से लड़ाई हो गए, तो फिर क्या होगा? तो आवाज थोड़ी तेज हो जाएगी, तब हो जाएगी 50 से 60, ठीक है। 50 से 60 हो जाएगा, मतलब कि पति और पत्नी में झगड़ा हो रहा है तब 50 से 60 आपका हो जाएगा, ठीक है। या पड़ोसी से लड़ाई हो गई तो हो गई, ठीक है। क्लियर है ना? चलिए, और इसके बाद जो मिसाइल होती है सबसे ज्यादा होती है, मिसाइल की जो आपकी होती है सबसे ज्यादा डेसिबल होता है 180 डेसिबल होता है, 180 डेसिबल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जो जेट विमान होते हैं, जेट विमान का होता है 140 से लेकर 150 तक होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कोई व्यक्ति है तो वो अगर 85 डेसिबल के ऊपर अगर रहता है तो समझो कि उसके बहरे होने की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए भाई, कोई कह रहे हैं कि हमारी बीबी नहीं है, तो आपकी हम बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी बीबी है उनकी बात हो रही है, ठीक है। और नहीं है तो भैया और भी तो कोई होगा। चलिए आगे आइए। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न दी गई है? यहां पर बताइए कि कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है 66 नंबर में। तो देखो भाई, यहां पर जो कार्य है, स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, इनकी जो ऊर्जा होती है ये कह सकते हैं सेम होती है ना, मतलब वो अदिश राशि होती है। क्या? अदिश राशि होती है। लेकिन यहां पर बल, जो आपका बल है, ये कैसा है? सदिश राशि। क्या? ये आपकी जो राशि है वो आपकी सदिश राशि हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, तो 67 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि पाई जाती है कहां पर? मस्तिष्क के नीचे, मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क के ऊपर, या मस्तिष्क के अंदर, या मस्तिष्क के निकट, कहीं नहीं। बताइए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो भाई, यहां पर मस्तिष्क की अगर हम बात करते हैं तो आंसर काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन में, हमें पता है। चलिए देखो, यहां पर हम अगर आपकी बता दें कि थोड़ा सा हम खोपड़ी बना देते हैं, मान लो ये खोपड़ी हो गई, तो ये मस्तिष्क आपका हो गया, तो इसके नीचे आपकी होती है। क्या? नीचे आपकी होती है। इसका मतलब ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर आंसर ये हो जाएगा मस्तिष्क के नीचे, या मस्तिष्क के नीचे कहा जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है, कंप्यूटर वायरस जो होता है क्या होता है? कंप्यूटर वायरस जो होता है वो क्या होता है? यहां पर जवाब दीजिएगा। कंप्यूटर वायरस जो होता है, याद रखिए, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना देता है, अर्थात प्रतिलिपियां जो होता है एक एक्स्ट्रा अलग से फोल्डर बन जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो इससे एक्स्ट्रा फाइल बनने लगती है, ठीक है। तो यहां पर आंसर जो आपका हो जाएगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि परितंत्र के 2 मूल घटक आपके कौन है? परितंत्र के 2 मूल जो घटक हैं इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखो, परितंत्र मतलब बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। तो इसमें जीवी और आपके अजीवी दोनों चीज होते हैं, है ना। जीवी और अजैविक, जिसे बोलते हैं कि जैविक और अजैविक। तो यहाँ पर 2 मूल घटक कौन से हो जाएगा? आपका बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और ये किसने कहा था? टांसले ने कहा था। किसने? टांसले ने कहा था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों अर्थात रेवनी का निर्माण करती है? यहाँ पर आंसर देना है। आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो भैया यहाँ पर आंसर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर ये जो नदी है इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है? चलिए
जवाब क्या बनेगा भाई, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा गोमती नदी। यहाँ पर कौन सा बनेगा, गोमती नदी इसका जवाब हो जाएगा, गोमती नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है नाबार्ड पूछा गया है, नाबार्ड। अब आप बताइए जो नाबार्ड ये है क्या, नाबार्ड है क्या, क्योंकि नाबार्ड से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। अब आप बताइए नाबार्ड क्या होगा। तो हमने बताया था कि जो नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, इसका आंसर है आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, स्थापना बताइए यहाँ पर इसका जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कह रहे हैं यमुना नदी है, तो आपको बता दें उस क्वेश्चन में क्या है कि उस क्वेश्चन में एक अपवाद के रूप है, अभी क्लियर किसी प्रकार नहीं है, तो अपना सर्च भी कर सकते हैं कि बिहार वाला क्या है। जब आप अच्छी तरीके से सर्च करेंगे तो उसका सटीक आंसर आपको खुद मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो देखिए यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो गया हुआ था 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 हो जाएगा। ठीक है, हमारी कॉपी में भी लिखा है यमुना, लेकिन हमने यमुना नहीं बताया है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि यमुना देखा जाए तो आपके उत्तर प्रदेश में एक समतल भाग बनाती है। क्या, जो यमुना नदी है वो अपने उत्तर प्रदेश में जाती है तो समतल भागों से आती है, ना कि बीहड़ का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसलिए हमने भी यहाँ पर बनाया क्या है, हमने आपको गोमती नदी बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहे वर्ष 1921-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनुमानित वृद्धि दर जो आपकी है वो आपकी कौन सी है। यहाँ पर बताना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए कि 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनुमानित वृद्धि दर जो है वो आपकी कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आंसर देना है। तो देखिए भाई इसका आंसर अगर हम बात करते हैं तो 72 का ऑप्शन बनेगा, कौन सा हो जाएगा भाई। चलिए बताइए यहाँ पर 72 का आंसर, 72 का आंसर आपका बनेगा डी नंबर आपका 10 से 12%। कितना, 10 से 12% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ कब किया गया। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का जो शुभारंभ किया गया ये कब किया गया था, नोट करिएगा। आंसर बनेगा 73 का ए हो जाएगा, आपके 20 जून 2020 को किया गया था। 20 जून 2020 को इसका शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 20 सितंबर 2021 को किस स्थान पर भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया गया है। तो सूर्य किरण ये आयोजित किया गया कहां पर, तो सूर्य की किरण आपके नेपाल में पड़ती है। ऐसे याद रखिएगा कि भारत और नेपाल, अर्थात ऑप्शन बनेगा यहां पर कौन सा हो जाएगा। तो भाई कहां पर, भारत नेपाल के सूर्य किरण आयोजित किया गया कहां पर, पिथौरागढ़ जो कि उत्तराखंड में। कहां पर हो जाएगा, ए नंबर बनेगा, ये पिथौरागढ़ में किया गया। पिथौरागढ़ कहां पड़ता है, तो आपके उत्तराखंड में हुआ है। और ये सूर्य किरण का 15वां संस्करण था। कौन सा, 15वां संस्करण था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे मिला है कि कपूर महसीर को राज्य मछली किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है। कपूर महसीर को राज्य मछली किस राज्य के रूप में घोषित किया गया है। ये है आपका जो सिक्किम है, याद रखिए, नोट करिएगा कि जो आपका सिक्किम है तो सिक्किम सरकार के द्वारा कपूर महसीर को राज्य की मछली के रूप में घोषित किया गया है। और इसे स्थानीय रूप में केटली नाम दिया गया है। इसको स्थानीय भाग में स्थानीय नाम से उसे बनते हैं केटली, क्या बोलते हैं, केटली के नाम से जाना जाता है, केटली के नाम से। ठीक है, याद रहेगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे दिया सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है वो पानी निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है, बताइए भाई। चलिए तो देखो हमने बताया था सेंट्रीफ्यूगल पंप जैसे कि आपके ट्यूबवेल होते हैं, क्या होते हैं आपके ट्यूबवेल होते हैं ना, आप लोग हार में जाते हैं जो ट्यूबवेल के जाते हैं, तो वो इसी का उदाहरण होता है सेंट्रीफ्यूगल का। अब आप लोग बताइए क्या हो सकता है। चलिए काफी लोग यहाँ पर 76 का दे रहे हैं, आपका नहीं पता, कुछ लोग बोल रहे हैं अजीब नाम, कुछ लोग कह रहे हैं बलुई। अरे डी नंबर देखिए बिल्कुल सही है, डी नंबर हो जाएगा जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज्यादा हो। जैसे क्या होता है भाई, जैसे क्या होता है आपने बोरिंग कर दिया, अब भाई क्या होता है 1.5 इंची 2 इंची का पाइप होता है। अब यहाँ पर पानी तो इतना पतला, मतलब इसका स्रोत इतना है, लेकिन जब नीचे जाएंगे तो बोलते हैं पाताल बहुत है, पाताल। तो ये देखो ये क्या हो गया, एक ट्यूबवेल जिसे बोलते हैं ना, वही आपका है। तो स्रोत बहुत ज्यादा है लेकिन निकास बहुत पतला है, तो इसमें से आपके सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है। तो भाई मिट्टी का कटाव होगा कैसी, जो बालुई मिट्टी होगी, है कि नहीं। यहाँ पर जो 77 का ऑप्शन है, ये नंबर आपका हो जाएगा, बालुई मिट्टी होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो मिट्टी होती है उसमें पौधे की जड़ें होती हैं, बंध नहीं पाती हैं। जब पौधे की जड़ें इसमें से बंध नहीं पाती हैं तो सिंपल सी बात है क्या होगा, कटाव तो हो ही जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध किससे है, यहां पर बताइएगा। गोकुल पुरस्कार, चलिए यहां पर देखिए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए दिया गया है कि गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है 78 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, 78 का ऑप्शन बी है भाई बनेगा दुग्ध उत्पादन से। किससे भाई, दुग्ध उत्पादों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने गोकुल पुरस्कार योजना का प्रारंभ किया था। ठीक है, और इसमें जो देसी गाय हैं उनके दुग्ध उत्पादन हेतु एक पुरस्कार दिया जाता है, नंद बाबा पुरस्कार। ठीक है, देखिए एक पॉइंट होता है देसी गाय के उत्पादन के लिए अर्थात देसी गाय के दुग्ध उत्पादन के लिए दिया जाता है, नंद बाबा पुरस्कार दिया जाता है, तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किस विशेष फसलों के लिए रहा, अर्थात हरित क्रांति में कौन सा हुआ था। यहाँ पर गेहूं और जो चावल है ना, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला है कि भारत में आबादी वाले जो गांवों की जो संख्या है वो कितनी है, भारत में आबादी वाले गांवों की जो संख्या है वो आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपका आंसर में से क्या हो सकता है। चलिए देखो आबादी वाली की अगर बात करते हैं, देखो कुल गांवों की संख्या, देखो 3 आप चीज बताने वाले हैं क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा होगा तो कंफ्यूज हो सकते हैं। याद रखिए जब पूछे कुल गांवों की संख्या कितनी है, कुल गांवों की संख्या, तब आपको ये बताना है कुल गांवों की संख्या। ठीक है, ये कुल गांवों की संख्या है। जब पूछे आबादी वाले गांवों की संख्या, तब ये बताना है आबादी वाले गांव की संख्या है। ठीक है, ये आबादी वाले गांव की संख्या है। जब पूछे गैर आबादी वाले गांव की संख्या, जब पूछे गैर आबादी वाली संख्या, तब आपको बताना है 43, 46 और 6, ये होता है गैर आबादी। तो 3 पॉइंट एक साथ आपके हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि आपसे पूछा उत्तर
प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 2011 में, तो आपका हो जाएगा 382। क्या बनेगा भाई, यहाँ पर जो आपका हो जाएगा 382 तो भारत का होता है ना, 382 भारत का होगा, और उत्तर प्रदेश का पूछा है तो 829 यहाँ पर कहीं है। आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा 829, आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है 82 नंबर में। भाई जमाबंदी का तात्पर्य होता है भू अधिकारों के प्रलेख से होता है। ऑप्शन बनेगा सी नंबर, भू अधिकारों के प्रलेख से आपका होता है। हमने सभी क्वेश्चन कवर करा दिया है आपके ग्रामीण परिवेश के, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत से कम नहीं होनी चाहिए। यहां पर नहीं होनी चाहिए कितना, तो 50,000 से कम नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधन उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए बहुआयामी योजनाओं का विस्तार करना चाहिए। तो इसकी कम से कम जो न्यूनतम लागत है वो 50,000 से कम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जैसे क्या होता है ना कि गांव के लोग हो रहे हैं, शहरों को लोग भग रहे हैं, मतलब जो गांव के लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं, है ना, मतलब कह सकते हैं कि शहरों में जा रहे हैं, तो उनको ना जा पाए, उनके पलायन को रोका जाए, इसके लिए योजना चलाई गई है और उनके लिए इतनी व्यवस्था भी की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए। तो भाई कितनी होनी चाहिए, यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 2 होना चाहिए। कितनी, 2 बैठक, आम बैठक होनी चाहिए। एक होती है रबी फसल कटने के बाद हो जाए और दूसरी फसल कटने के बाद हो जाए, तो इस प्रकार से 2 हो जानी चाहिए। यहां पर डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। यहां पर आंसर दीजिए कि सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है। चलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन, सोया प्रदेश, एमपी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर। सोया प्रदेश इसे बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा जो सोयाबीन होता है आपके एमपी में होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। यहाँ पर राइट हो जाएगा बी नंबर। क्लियर हो गया है। लगभग देखा जाए तो सोयाबीन में काफी हद तक कह सकते हैं प्रोटीन होती है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। नहीं है, चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया पीवीएन राव समिति दिया गया है, पीवीएन राव समिति। ये संबंध है खादी उद्योग से। किससे है, खादी उद्योग से, खादी उद्योग से, खादी उद्योग से, ठीक है। वहीं पर जो आपके बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता और जीवी के राव समिति, ठीक है, एमएल सिंधवी, ये सब आपकी पंचायती राज से हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि स्थानीय सुशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। यह एक प्रयोग है। 87 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, क्योंकि गांधी जी का सपना था, गांधी जी का सपना था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर फोकस किया था। तो सिंपल सी बात है, अगर एक पॉइंट याद रहता है तो जीवन में ये आपका गलती नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है। तो बताइए 11वीं अनुसूची है और पंचायत के अधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है 88 नंबर में। तो आपको बताया गया होगा 29, कितने भाई, 29 विषयों को रखा गया है, जो कि आर्टिकल नंबर आपके 243 के जी में इसका प्रावधान है। कौन, 243 के जी में ये आपका रखा गया, याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो उतने आपका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 243 के पा में, क्या 243 के पा के अनुसार मेयर का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन को नियत तारीख से 5 वर्ष का होता है। याद रखिए, प्रत्येक नगर पालिका जो होता है उसके अधीन ये कह सकते होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में से किसका मुख्य ध्येय था संपोषणी वृद्धि। मतलब ये हुआ कि जो भी योजनाएं थी 5 वर्ष की होती थी, लेकिन एक योजना थी जो समय से पहले खत्म हो गई थी, जो पंचवर्षीय योजना 5वीं थी। तो कह रहा है ऐसी भी योजना बताइए जिसका उद्देश्य था संपोषणी वृद्धि। 90 का ऑप्शन डी हो जाएगा, जो 12वीं थी। कौन, 12वीं, 2012 से लेकर 17 तक इसका समय था, और इसका जो था ध्येय था या मुख्य टारगेट था वो संपोषणी वृद्धि था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा 11वीं जो लोग लगा रहे हैं बता दें 11वीं क्या थी, तो 11वीं में रखा गया था तीव्रतर एवं समावेशी विकास। क्या, तीव्रतर एवं समावेशी विकास, ये थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। तो हॉर्टिकल्चर दिया गया है, हॉर्टिकल्चर 91 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर योजना आपकी शुरू की गई थी। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मतलब हॉर्टिकल्चर में जानते हो कि नहीं जानते हो, हॉर्टिकल्चर जानते हो, बागवानी फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, बागवानी फसलों को उत्साहित मतलब लगाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये आपकी शुरू की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सर्वप्रथम स्थापना की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी यहां पर 92 नंबर में। तो आपका जवाब हो जाएगा ये की गई थी 1905 में, 1905 में। और ऑप्शन बनेगा आपका पूसा में। मतलब अब ये क्या है पूसा, भाई ये कहां है पूसा, ये पूसा जो आपका है बिहार के समस्तीपुर जिले में स्थित है। कहां पर, ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान जो पूसा है ये है समस्तीपुर जिला, जो कि आपके बिहार में है, ठीक है। बिहार के समस्तीपुर जिले में स्थित है पूसा, जो कि अमेरिकी हेनरी फिक्स के सहयोग से, अमेरिकी हेनरी फिक्स के सहयोग से 1905 में ये स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है धान की उत्पत्ति हुई, ये बताइए धान की जो उत्पत्ति हुई ये कहां हुई थी, बताइए।
धान की उत्पत्ति ये हुई थी दक्षिण पूर्व एशिया में। इसका आंसर बनेगा बी नंबर, दक्षिण पूर्व एशिया में ये आपका हुआ था। जो कि चावल एशिया की प्रमुख खाद्यान्न फसल भी, अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत की खाद्यान्न फसल तो भी बताना है चावल, एशिया की खाद्यान्न फसल पूछे तो भी आपको यही बताना है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी कारण से एशियाई संस्कृति को चावल संस्कृत कहा जाता है, याद रखिए। एक नया क्वेश्चन नोट करिए, अगर क्वेश्चन पूछे कि एशियाई की संस्कृति जो है वो कैसी है, तो ऑप्शन आपको कई प्रकार के होंगे। तो कहोगे चावल संस्कृत क्या होता है भाई, तो याद रखिए चावल संस्कृति है, अर्थात एशियाई संस्कृति को चावल संस्कृत कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर चावल क्या होता है, उत्पादन के साथ साथ इसका खाद्यान्न प्रमुख फसल भी आपकी है, ठीक है। क्लियर हो गया है। चलिए, चीन नंबर 1 में और भारत दूसरे नंबर में आपका आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक रवि की फसल है। अब ये बताइए, रवि क्या है, फ्री थोड़ो रहेंगे। रवि क्या करेंगे, सरसों बोएंगे, सरसों से तेल निकालेंगे, मतलब मेहनत करना पड़ेगा। तो रवि क्या क्या काम करेगा, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। मतलब हमने थोड़ा ट्रिक पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जिसमें ज्यादा दिक्कत होती है, कैसे, जैसे सबसे पहले सरसों को बोने के बाद उसको निकालो, फिर तेल पिराने के लिए पहले घानी बनाना पड़ता है, फिर तेल मतलब पिराना पड़ता है, पिराने के बाद होता है। फिर क्या होता है, जैसे आपका होता है चना, तो चना में खाओ तो ताकत बनती है, ठीक है। कुछ ऐसी ट्रिक बनाई गई थी अपने मन से, तो हमने बना लिया था, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। ये समझो जैसे टमाटर वगैरह होते हैं तो लाने कौन जाएगा, रवि जाएगा, बार बार 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर लाना पड़ता है। तो कैसे ट्रिक होती तो अपने मन से बना सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। मिश्रित कृषि क्या होती है, मिश्रित कृषि जो होती है वो क्या होती है, तो इसमें हो जाएगा कि कई तरह की फसलें उगाना तथा साथ में पशुपालन भी करना। तो देखो कृषि की मतलब कह सकते हैं कई तरह की फसलें उगाना और पशुपालन भी करना, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम जो आपका है 96 नंबर में, क्या हो जाएगा, ये है आपका मनरेगा है। क्या भाई, मनरेगा, इसका आंसर बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा, मनरेगा। क्लियर है। चलिए, 2009 में इसका नाम बदला गया था, कब, 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम रख दिया गया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। देखो हमने बताया है, इस योजना को रट लीजिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर कह रहा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को प्रारंभ करने की मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध कराना है। 97 का ऑप्शन जाएगा कि मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं। क्या, मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं। भाई ये बताइए, ग्रामीण की आवश्यकता क्या होती है। सबसे पहले क्या होगा कि भाई स्वास्थ्य अच्छा रहे, प्राथमिक शिक्षा मिलती रहे, पानी मिलता रहता, पेयजल की समस्या ना हो, रहने के लिए आवास होना चाहिए, गांव में सड़कें होना चाहिए। मतलब 5 चीजें आपकी महत्वपूर्ण है। एक तो आपका हो गया स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास और ग्रामीण सड़कें। इन 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यहां पर विकास करने पर ध्यान दिया गया था प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसका आंसर हो जाएगा। 2000 मतलब सन 2001 में आपके प्रारंभ की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर सुमेलित करना है। चलिए भाई, सरकार की कल्याणकारी कुछ योजनाएं हैं और उनका सारत्व क्या है, अर्थात उनका तत्व क्या है, उससे क्या फायदा होगा। चलिए मिलान करिएगा। नई रोशनी कार्यक्रम का काम है क्या, नई रोशनी कार्यक्रम है कि महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण इसका फर्स्ट हो जाएगा। और प्रधानमंत्री जनधन योजना है, क्या है भाई, प्रधानमंत्री, अच्छा एक दिशा दिया गया, दिशा, दिशा का कार्य है सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण, इसका हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी, इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना का संबंध है वित्तीय समावेशन, सबको पैसा दिए जाए, सबको पैसा मिलेंगे कोरोना काल में, सबके खाते में 500 रुपए आएंगे, तो इसका हो जाएगा 2 रुपया, सॉरी 2 हो जाएगा। और दिया है स्वावलंबन योजना, स्वावलंबन योजना है नई पेंशन प्रणाली दी जाए, क्या, नई पेंशन प्रणाली दी जाए, तो इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 1 4 2 3 इसका निशान लगा लीजिए भाई, सब लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 कहां पर है, ऑप्शन बी नंबर यहां पर मिल गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है। यहाँ पर तो देखिए भाई, यहाँ पर उद्योग है तो औद्योगिक इकाइयों के ऊपर फोकस होगा, मतलब औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। क्या, औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, ऑप्शन आपका भी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई। चलिए, उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई थी 2013 में, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर कि 20 अप्रैल, ठीक है, 20 अप्रैल 2013 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बहुत मलिन बस्तियों में कम लागत पर रिहायशी मकान में उपलब्ध कराए जा सकते हैं। मतलब जो शहरी एरिया है, शहरी एरिया में मलिन बस्ती आपकी देखते होंगे, वहां पर मांगने वाले जो बच्चे रहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर शहरी जैसी व्यवस्था की जाए, है ना। तो इसके लिए आसरा योजना शुरू की गई थी, तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। और इस प्रकार से ये आपके लिए मतलब कह सकते खत्म भी हो गया क्लास, ठीक है। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके ग्रामीण परिवेश की पीडीएफ में भारी छूट दी गई है। जो पीडीएफ आपको 99 रुपये में दी जा रही थी, इस समय आपकी वो पीडीएफ दी जा रही है मात्र 60 रुपये में, जिसमें आपकी कंप्लीट आपकी थ्योरी है, योजनाएं भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, साथ में यहाँ पर 6 प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर भी आपको इसी में दिए गए हैं। और यहाँ पर यूपीजी के अगर ले लेते हैं, सोने में सुहागा होगा, मात्र 40 रुपये में आपकी ये पीडीएफ आपकी है। दोनों पीडीएफ आपकी 100 रुपये में आपकी दी जा रही हैं। और देख सकते हैं कि हमारी पीडीएफ की क्वालिटी, आप यूट्यूब में कहीं भी जाएंगे, किताब भी नहीं, आप लोग ऐसी किताब भी नहीं पाएंगे
क्योंकि हमारी पीडीएफ में खासियत ये है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर आपके पहले से हाईलाइट कर दिए गए हैं। और ये पूरी पीडीएफ जितनी आपकी है, पूरी पीडीएफ 92 पेज की है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ इसी प्रकार से हाईलाइट की गई है। और जितना हमने हाईलाइट कर लिया है, अगर आप उतना ही पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपके ग्रामीण परिवेश में बेहतर नंबर यहाँ पर आएंगे। और याद रखिएगा कि आप लोग ये पीडीएफ एग्जाम के समय भी, अर्थात अगर दो दिन पहले भी आप लोग ले लेते हैं तो 2 दिन में ये पीडीएफ पूरी की पूरी रिवीजन कर लोगे और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग लगा सकते हैं। तो देर मत करिए और ये पीडीएफ का आपको ले सकते हैं और अपने जो स्कोर है उसको और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। आपके अंदर डर भी है ना, काफ़ी लोग कहते हैं डर भी है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पीडीएफ से आपको जुड़ने के बाद, ये पीडीएफ परचेज करने के बाद आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी पीडीएफ आपकी बनाई गई है कि ऑलरेडी आपको लगेगा नहीं बस यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, तो आप लोग इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। हमारा ऐप है देव जीके ट्रिक, लिंक दी गई है, तो उसे भी क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास ये रखते हैं। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।